हेलो। ड्यू टू टेक्निकल रीजन ये हमारा 19 क्वेश्चन तक पार्ट वन में हो पाया था, उसमें हो पाया था। यानी कि इसको हम इसी को यानी कि नाइन्थ डे जो था, नाइन्थ डे, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं 20 क्वेश्चन से। तो वो टेक्निकल कारण से उसमें प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो इसमें है एज पर द कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम जो है कार्लस लिनेस ने दिया था, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसमें दो आपके पार्ट होते हैं। तो इसको लिखने में जो फर्स्ट पार्ट आपका है उसमें क्या है कि आपका कैपिटल लिखते हैं, और जो स्मॉल पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं आपको स्मॉल में। ठीक है, तो ये बी इसका होगा। अप्रोप्रिएट वे में ये होता है। ठीक है, जैसे होमोसेपियंस, तो होमो आप कैपिटल में यस और सेपियंस को स्मॉल में लिखोगे, तो ये बेस्ट वे है, यही इसका है। अदरवाइज सारे सेम ही है, लेकिन आपका अप्रोप्रिएट वे है यही है। तो इसमें आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड डेटा बुक्स पब्लिश्ड बाय द आईयूसीएन, ठीक है, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस कंटेन लिस्ट ऑफ। तो इसमें लिस्ट क्या होते हैं? इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये आपका कह रहा है कि इसमें से इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नो, ये प्लांट सारे का ये नहीं करता, ये उन स्पीसीज का लिस्ट करता है जो थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं। तो जो थ्रेटेंड हैं उनके बारे में ये करता है। प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्री, नो, ये भी इसका काम नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसका काम है, रेड डेटा बुक आईयूसीएन का, कि जो थ्रेटेंड है उनके थ्रेटेंड आप स्टेटस यदि डिसाइड करते हो तो फिर आपको उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको कोशिश करना होता है। तो बी इसका होगा। नेक्स्ट है, देखो, ये आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपका है। देयर आर 4 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 6 रूट्स फ्रॉम बी टू सी। तो ये आपका ए है, बी है और सी है। ए, तो कह रहा ए से बी तक 4 रूट है। ठीक है, ये आपका 4 रूट है, और बी से सी तक 4 रूट। तो देखो इसमें 6 रूट है, तो देखो क्या होगा। अदरवाइज नॉर्मली इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, टोटल रूट्स पॉसिबल रूट्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 6 तो 24। अब इसमें देखो 4 + 6 भी दिया हुआ है। 6 हम किस लिए नहीं करेंगे, देखो मान के चलो इसको 1 2 3 4 मान ले, तो पहला रूट से हो सकता है, ए से बी तक पहला रूट से गया, तो पहला रूट से गया, अब इसके पास 6 विकल्प हैं। तो पहला रूट से 1 से जाता है तो आपके पास 6 विकल्प, 2 से जाता है तो फिर 6 विकल्प, ये ऑप्शन, फिर 3 से जाता है तो 6 ऑप्शन, फिर 4 से जाता है तो 6 ऑप्शन। तो यानी 6 6 6 6, आप नहीं कुछ है तो इसे जोड़ दो तो 24 हो जाएगा, 24 रूट्स। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इसेंशियल फॉर टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन के लिए कौन से इसेंशियल कंडीशन है? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये सही है। आसाम जो है इंडिया का हाफ प्लस जो है टी प्रोडक्शन जो होता है आसाम में होता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहां सही है। बारिश अच्छा खासा होना चाहिए। हैवी रेनफॉल, देखो हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 250 सेंटीमीटर, आसाम में बारिश अच्छा जोरदार होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, सॉइल शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ लाइम। नो, लाइम उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये लाइम इनफैक्ट उसके लिए फायदेमंद नहीं है, वो बेकार ही है। तो ये 1 and 2 ओनली हो जाएगा, तो बी है। नेक्स्ट है, न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। ये आप के नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कहा था उन्होंने कि टफ एग्जाम को पहले क्वालिफाई करना चाहिए और इजी को बाद में करना चाहिए। यानी कि पहले आप आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद फिर प्यून का प्रिपरेशन करना चाहिए। सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस वाज, वो कुछ लोग कंक्लूजन यही निकाले थे कि कुछ लोग बोले कि मैं आईएएस बना, पहले आईपीएस बना था फिर आईएएस, तो लेकिन हमको पहले मान के चलो आईएएस बनना चाहिए था फिर आईपीएस बनना चाहिए था, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, द आईएसटी मेरिडियन
82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री से हमारा क्या है, जो आपके मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से पास होता है, वो हमारा क्या होता है, टाइम वो स्टैंडर्ड आईएसटी जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो वहां से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेट्स ऑफ स्टेट इज करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट, यानी कि किस स्टेट से इससे गुजरता है। तो आपको मैप को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें से देखो, मैप को जब आप विजुअलाइज करोगे, तो उसमें से कहां से गुजरता है, देखो, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उत्तराखंड से आपको नहीं गुजरता है, तो उत्तराखंड एलिमिनेट हो गया। ठीक है, झारखंड से भी आपका नहीं गुजरता है, तो ये एलिमिनेट हो गया, उत्तराखंड वाला एलिमिनेट हो गया। तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इनसे आपका होकर के पास होता है। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। जो डे 8 का ग्रामर का सॉल्यूशन था, तो डे 8 का ग्रामर का सॉल्यूशन यहां आपके पास है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और अपना आंसर चेक करो जो आपने सोल्व किया था। मैं यही कोशिश कहूंगा कि आप उसको सोल्व करते जाओ। जिनको भी ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने कहा ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रेगुलर कोशिश करो। और जो आपके मैंने ग्रामर के ये हैं चैप्टर्स, ऑलरेडी ऑलमोस्ट चैप्टर कवर करवा दिए हैं, उनको आप देखो, उनको समझो। तो ये अब देखो, इसमें था फेमिनिन बनाना था, तो सिर्फ हमने फेमिनिन बना दिया, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना था, सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। तो इसको स्क्रीन को पॉज करो और आंसर अपना चेक करो। तो ये फेमिनिन बन गया। फेमिनिन यदि आप बना करके छोड़ देते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और यदि आप सेंटेंस बनाओगे, बेसिकली सेंटेंस आप बनाओगे जब, मीनिंग ही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन का आंसर ये है। ठीक है, तो इसको आप मैच करो, स्क्रीन को पॉज करके आप मैच करो। नेक्स्ट आज डे 9 का ये क्वेश्चन है। इनको देखो, इनको बनाने का कोशिश करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस 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 आप करते रहोगे तो आएगा। देखो, जो पार्ट बी में होता है ना कि या तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं या फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनसे जो सेंटेंस बनाने का था, तो जब तक आप मीनिंग नहीं जानते हो तो नहीं बना सकते हो। लेकिन ये जो है रूल्स है आपके, ग्रामर के बेसिक रूल जान रहे हो तो आप बना दोगे, नहीं जान रहे हो तो नहीं बनाओगे। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स, कुछ जगह एक्सेप्शंस होते हैं, वो उनको आपको जानने होते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करो, इनको सोल्व करो। नेक्स्ट आपका है कि सिनोनिम इनका लिखना है। सिनोनिम तो आप जब मीनिंग इनका समझ रहे हो तभी आप सिनोनिम लिख सकते हो। तो सिनोनिम इनका लिखो। उसके बाद आपका ये, तो जो सिनोनिम ऑब्वियसली है कि कई नहीं लिखना, एक ही लिखना है, और सिनोनिम जो लिखोगे उससे आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट आपका है, इनको सेंटेंस करेक्शन करना है, इन सेंटेंस को करेक्ट आपको ये करना है। तो ये आपके ग्रामर के हुए। नेक्स्ट इसमें ऐसे लिखना है। तो ऐसे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। यदि हम ग्रीनर फ्यूचर चाहते हैं, अभी देखो नेट जीरो कैंपेन चल रहा है। ठीक है, नेट जीरो यानी कि 2050 तक जो है, यानी कि 2050 तक हमको क्या है, कार्बन न्यूट्रल एक तरह से इस अर्थ को बनाना है कि जो हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एटलीस्ट उतना हमारा वो क्षमता होना चाहिए कि वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो यानी कि CO2 का जो मात्रा है उसको हमें बढ़ने नहीं देना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। यदि हम ग्रीन फ्यूचर चाहते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं कि वो हरे भरे खेतों में सांस ले, हरे भरे जंगलों को देखे प्रॉपर तरीका से, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नहीं घूमे, तो हमें जो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, धारणीय विकास की आवश्यकता है। हमें इतना ही प्रकृति का इतना दोहन नहीं करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम हो। तो हमें प्रकृति का मिनिमम दोहन करना है, मिनिमम रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका है इसमें रिपोर्ट लिखना है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। सीनियर सिटीजन्स जो हैं काफी वल्नरेबल होते हैं। इनफैक्ट यदि आप सोसाइटी को प्रॉपर तरीका से स्टडी करोगे, और इनफैक्ट जो भी मेजोरिटी जो इन वीडियो को देख रहे हो, मेजोरिटी आप हो कि मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, जिनके पास डे टू डे लाइफ के लिए स्ट्रगल, ऐसा नहीं है कि कल क्या खाएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि उनको उतना प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि सपोज 10,000 की जरूरत हो गई, ये तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस परिवार में जो अर्निंग, सपोज कुछ ऐसे फैमिली है जिसमें 7-8 पीपल हैं, वो खा रहे हैं, ओनली वन अर्निंग है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। और खास करके ओल्ड एज पर्सन को काफी और प्रॉब्लम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारा
हमारा है, एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर है, वो आपके कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मिनिमम प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो इसका ये मतलब स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया, तो आपको ये नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट आप दोनों को मिक्स करके लिखोगे कि जो कुछ ये अवेलेबल है। इसमें सबसे बेटर एक है कि जो ओल्ड एज पेंशन, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा। अब देखो इसमें भी हर स्टेट में आपका डिफरेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोनेंट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ कंपोनेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन के लिए जिनका 60 ईयर हो चुका है, उनको बिहार सरकार, बिहार में जो है 400 मिलता है, शायद दिल्ली में 1000 या समथिंग मिलता है। तो हर स्टेट में ये अलग अलग मिलता है। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अभी कहीं ना कहीं आ गया है आपका जो इंश्योरेंस वाला हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके काफी प्रॉब्लम होते हैं। कुछ फैमिली में तो देखोगे कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ द डे, कि एक माँ बाप हैं, कई बच्चे को पाल लेते हैं। पहले का आप देखोगे तो कुछ फैमिली, कुछ ओल्ड एज पर्सन है जिनके 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, ऐसे भी ये। अब आज की डेट में है ना, हम दो, हमारे दो, ये हम अभी आज की डेट में एटलीस्ट जो एजुकेटेड हैं, जो जॉब वगैरह में है, जनरली उनका ये है, जनरली मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज उनमें भी से भी कुछ ऐसे हैं कि जो कई प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल में अभी भी हैं तो उनके कई होते हैं। अब 5-6 को उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, फिर उसके बाद ओल्ड एज में वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, कम से कम कुछ तो उनका सहारा होना चाहिए। तो इस पर आपको रिपोर्ट लिखना है। और जो सेकंड पेपर के सब्सक्राइबर हैं, जो सेकंड पेपर को इसको पेड सब्सक्राइबर हैं, वो ये आप लिख करके हमारे पास सेंड करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक आपको दूंगा। क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, आप अपने को बेटर तरीके से जानते हैं, आप अपने को अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। तो आप देखो कि आप में क्या कमी है, सुधार आपको करना है। और कभी भी आप जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, भागते रहोगे, हेजिटेशन है लिखने में, तो एग्जाम के दिन में ऐसा नहीं है ना कि ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। एग्जाम के दिन ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि आपको पेपर 1 लिखना है, पेपर 1 सोल्व करना है, 2 आवर्स आपने किया, 3 आवर्स कंटिन्यूअस इसमें बैठ करके लिखना। अभी आप लिखते हो, जैसे जो टेस्ट लिख रहे हो, मैंने ये बताया बताया ऑलरेडी कि जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, जो कुछ टेस्ट लिखे हैं, या जो ऑलरेडी आप क्लोज में थे उस लास्ट ईयर, या फिर जो ऑलरेडी लास्ट ईयर रिटर्न क्वालिफाई कर गए, उनको ये प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट सीरीज लिखें, उनका टेस्ट सीरीज से ही फुल लेंथ टेस्ट लिखें। लेकिन जिनको हेजिटेशन लगता है अभी भी, तो आपके पास अभी भी 1 मंथ है। आप आज 7 जुलाई हो गया, अभी आपके पास 1 मंथ है, तो आप प्रॉपर तरीका से लिखो। हेजिटेशन नहीं, अभी गलती होगा तो हम सुधार करवाने के लिए, जो ऑब्वियसली है कि जो पेड वाले होंगे तो उनका मैं बताऊंगा, तो हम सुधार करने के लिए हैं। और या जो बहुत आप दूसरी जगह टेस्ट ज्वाइन किए हुए, तो आप जहां ज्वाइन किए हो उन वहां पर लिखो। या नहीं है तो आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो चेक कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम होगा तो अभी आपको बताया जाएगा, अभी आप सुधार कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आपके पास सुधार करने का मौका नहीं होता है, ठीक है? तो ये आप जो भी है रेगुलर वर्क करते रहो। तो आज 9 डेज हमारा कंप्लीट हो गया, 900 क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर लिए। जो पेड वाले हैं उनको 900 क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर लिए, और जो नॉन पेड वाले हैं उनके लिए 250 क्वेश्चन, क्योंकि हर डे हमने जो है 25-25, और जो आपका टेस्ट जिस दिन था तो उसने 50 क्वेश्चंस, तो आपके 250 आपके जो ओपन वाले में हमने किए, और 900 जो क्वेश्चंस हमने हैं वो जो पेड वाले हैं उनके लिए हमने कर लिया है, ठीक है? तो इस ढंग से रेगुलर चलते रहेंगे। और ये इसमें देखो ब्रेक हो जाएगा, सम टाइम टेक्निकल इशू हो जाते हैं, तो ये 2 पार्ट में करना पड़ा। ओके, थैंक यू।